नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल AAAC फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। इसके पहले ट्रेड परिचय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत जो भी सिलेबस आते हैं उसको डिस्कस किया था। अगर आप मेरे उन वीडियो को न देखे हों तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि फर्स्ट एड आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक, यानी किसी व्यक्ति को जब बिजली का झटका लग जाता है तो उसके बाद हमें उसको फर्स्ट एड के रूप में क्या देना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एड क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के लिए हमें क्या क्या जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है, इसको हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति किसी मशीन पर, किसी वर्कशॉप में या किसी अन्य विद्युत वाले स्थान पर कार्य कर रहा है और उसको किसी कारण से बिजली का झटका लग गया और वह बिजली के संपर्क में अभी कंटिन्यू बना हुआ है। उसके बाद हम उसके साथ क्या करें, तो ये जानकारी आपके लिए होना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति बिजली के कांटेक्ट में आ गया है डायरेक्ट रूप से, या किसी को बिजली का झटका लग गया है, तब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट बिजली के कांटेक्ट में आ गया है, बिजली मीन्स जो हमारे फेज या न्यूट्रल होते हैं, जिसके द्वारा हमारे जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उनको हम लोग चलाते हैं, इनके संपर्क में कोई व्यक्ति डायरेक्ट रूप से आ गया है, तो आपको उस व्यक्ति को बिजली के कांटेक्ट से पहले हटाने की ज़रूरत होती है और इसके लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बिजली के कांटेक्ट में है और आप उसको जाकर पकड़ के खींचने लगे, आपको भी बिजली लग जाएगी, आप भी विद्युत के चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करें। सबसे पहले ध्यान दें कि जो भी व्यक्ति बिजली के कांटेक्ट में है, सबसे पहले हमें बिजली की सप्लाई, जहाँ मेन सप्लाई या मेन स्विच का कनेक्शन होता है, उसे हमें काटने की आवश्यकता होती है, या सबसे पहले मेन स्विच को हमें डिस्कनेक्ट करना चाहिए। यह सबसे पहले सावधानी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेन स्विच आपके पहुंच से बाहर है या आपको पता नहीं है कि मेन स्विच कहां पर है, तो दूसरी बात, आपको जो भी पीड़ित व्यक्ति है जो बिजली के कांटेक्ट में है, वो जहां कांटेक्ट में बना हुआ है बिजली के तार से, उसको किसी इंसुलेटेड पदार्थ से, जैसे सूखी लकड़ी के बॉक्स या किसी ऐसे प्लास्टिक की चीज़ों से, उस विद्युत तार से उसको अलग करना चाहिए, जिससे कि आपको बिजली का झटका न लगे। तो उस व्यक्ति को जहाँ भी कांटेक्ट में है उसके कांटेक्ट से उसको हटाना चाहिए और सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए, नहीं तो आपको भी बिजली का झटका लग सकता है। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति, मान लीजिए कि हमने उसको कांटेक्ट या जहाँ भी बिजली के कांटेक्ट में वो आया उसको हमने उस स्थान से अलग कर दिया, फिर उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को हमें चेक करना चाहिए कि इसके शरीर पर कहीं, इसका शरीर का कोई पार्ट तो जल नहीं गया है, उस पार्ट्स को, या इस जो भी ये कपड़ा पहना हुआ है उस कपड़े को कहीं आग, उस कपड़े में कहीं आग तो नहीं लगी है। यह ध्यानपूर्वक हम चेक करने के बाद ये भी हम सावधानी या ध्यानपूर्वक देखते हैं कि व्यक्ति की सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो दोस्तों यह बहुत विशेष सावधानी पूर्वक इस काम को किया जाता है। कहीं कहीं ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि व्यक्ति गंभीर रूप से विद्युत के चपेट में आ गया और वह मूर्छित अवस्था में हो गया। तो उस स्थिति में हमें अगर ये पता हो जाए कि व्यक्ति की जो धड़कन है, जो हार्ट है उसका, वो चल रहा है, परंतु व्यक्ति की सांसें रुक गई हैं, वो नहीं चल रही हैं,
अगर इस चीज़ का हमें पता हो जाए कि व्यक्ति अभी जिंदा है, वह मरा नहीं है, तो उस स्थिति में यानी विद्युत का झटका लगने के उपरांत हम व्यक्ति को कुछ, जैसे कि आपको दिख रहा है, कृत्रिम सांस विधि द्वारा हम लोग सबसे पहले उसको सांस देने की व्यवस्था करते हैं। कृत्रिम सांस विधि द्वारा व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही है तो हम लोग उसको सांस देते हैं। अब एक कृत्रिम सांस विधि देने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और यह उस व्यक्ति को दिया जाता है कृत्रिम सांस विधि जो व्यक्ति विद्युत के चपेट में आने के बाद मूर्छित अवस्था में आ गया है, यानी उसका हार्ट मतलब उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी काम नहीं कर रहा है, माने उसकी श्वसन क्रिया क्या है, बंद है। मैंने व्यक्ति के दिल की धड़कन जो है वह चल रही है लेकिन तो सांसें नहीं चल रही है। उस समय हमें व्यक्ति को बाहर से सांस देने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अलग अलग मत को दिया, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट मुख्य वैज्ञानिक थे जैसे सिल्वेस्टर साहब थे, उन्होंने व्यक्ति को कैसे कृत्रिम सांस दिया जाता है उसकी विधि को बताया। उसी के साथ साथ दूसरे सैफर साहब थे, इन्होंने किसी पीड़ित व्यक्ति को कैसे हम लोग कृत्रिम सांस दे सकते हैं इन्होंने बताया। उसके बाद लाबोर्ड साहब आए, इन्होंने भी किसी भी व्यक्ति को हम लोग कृत्रिम सांस कैसे दे सकते हैं, इन्होंने अपना मेथड या तरीका बताया। और फिर उसके बाद प्रयोगात्मक रूप से कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम व्यक्ति को सांस देने की व्यवस्था करते हैं। तो इनका जो मेथड है किसी भी मूर्छित व्यक्ति को सांस देने का, उसको आपके सिलेबस में दिया गया है, या आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वर्कशॉप में है, काम कर रहा है और उसको विद्युत का झटका लग गया और उसकी सांसें नहीं चल रही, तो उसको फर्स्ट एड के रूप में हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पर 4 विधि दिख रही है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, लाबोर्ड विधि और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम लोग व्यक्ति को सांस देते हैं। इसमें से प्रत्येक विधि को हम लोग अच्छे से समझेंगे, किस विधि में हम लोग किन किन प्रोसेस को करते हैं या क्या प्रक्रिया को अपनाते हैं व्यक्ति को सांस देने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिल्वेस्टर विधि द्वारा। सिल्वेस्टर साहब ने ये बताया कि जब व्यक्ति को विद्युत का झटका लगा है और चोट माने सीने पर उसके छाले पड़े हों, ऐसा उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के सीने पर क्या हों, छाले पड़े हों, तो उस समय सिल्वेस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। और इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ गए हैं और पीड़ित व्यक्ति के पीठ उसका सही है, बचा हुआ है, तो यह उपचार देने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को उसके पीठ के बगल हमें लिटा देना चाहिए। जैसे आप चारपाई पर आप या आपके पास सोने की जो भी व्यवस्था, आप बेड पर जैसे भी सोते हों, उस पर जैसे आप सीधे सोते हैं पीठ के बगल, वैसे व्यक्ति को सुला दीजिए। अगर आपके पास कोई तत्काल व्यवस्था नहीं है तो उसको ज़मीन पर हम लोग क्या कर दें, लिटा दें। इतना करने के बाद आपको 2 विधि उसके साथ करना है, प्रथम विधि और द्वितीय विधि। इन्होंने 2 विधियों के बारे में बताया कि सबसे पहले व्यक्ति को ज़मीन पर उसकी को पीठ के बगल लिटा दें और उसके बाद हम क्या करें। देखिए, प्रथम विधि में बताया गया है कि पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाइए और व्यक्ति के दोनों हाथ को मोड़कर सीने पर रखिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ये आपका मान लीजिए बेड है, इस बेड पर जैसे ये खड़ा बेड है तो इस पर मैं ऐसे क्या हो गया, इस पर लेट गया। अब मेरा हाथ ऐसे है। अब उन्होंने बताया, सिल्वेस्टर साहब ने बताया कि आप व्यक्ति के सिर की तरफ बैठ जाइए। मैंने पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठना है। घुटनों के बल क्या करना है, बैठना है। जैसे छोटे बच्चे बकैयाँ चलते अपने घुटनों के बल, वैसे घुटनों के बल आपको बैठ जाना है। और व्यक्ति जब इस तरह से सीधा लेटा हुआ है तो उसके हाथों को उसके सीने पर ऐसे क्या करना है, मोड़कर सीने पर लाए। यानी ऐसे सीधे करना है, ऐसे ऐसे आपको करना है। ऐसा करने से आपका जो लंग्स है, जो आपका फेफड़ा है, उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सांसें चलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो तरीका उन्होंने बताया कि व्यक्ति अगर सीधा लेटा हुआ है तो
आप उसके सिर की बगल घुटनों की सहायता से बैठ जाइए और उसके हाथों को ऐसे आप मोड़िए, सीने के बल ऐसे उसके हाथों को मोड़िए। यह प्रक्रिया लगातार आपको 1 मिनट में कम से कम 10 बार करनी है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या बताया कि पीड़ित के हाथों को उसके सिर के ओर फैला दीजिए। यानी व्यक्ति ऐसे सोया हुआ है तो उसके हाथों को इस तरह से ऊपर फैला दीजिए, ऐसे उसके सिर की ओर फैला दीजिए। फिर अपने हाथों से सीने पर कुछ दबाव डालिए। आप उसके पीछे घुटनों के बल बैठे हुए और अपने हाथों से सीने पर क्या करिए, कुछ दबाव डालिए और उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद दबाव हटा लें। यह प्रक्रिया आपको 1 मिनट में कम से कम 10 या 12 बार करनी है, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 12-14 बार भी कर सकते हैं। यानी व्यक्ति के हाथ को उसके सिर की तरफ फैला दें और उसके जो सीने पर है अपने हाथों से क्या करें, आप दबाव दें। तो ऐसा करने से, दबाव देने से उसके सीने पर उसका जो लंग्स है उसमें दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो दबाव के कारण जो उसकी लंग्स में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वह रुक गई थी, वह पुनः स्टार्ट होने की संभावना हो जाती है। इन्होंने 2 विधि बताया था। एक व्यक्ति सीधे सोया हुआ है, उसके हाथों को उठाकर सीने पर रखिए, फिर हाथ को नीचे लेकर जाइए, हाथ को सीने पर ऐसे रखिए, पहला तरीका। और दूसरा तरीका कि उसको हाथों को आप ऊपर ऐसे फैला दीजिए और अपने हाथ से उसके सीने पर दबाव दीजिए। इन दोनों ही तरीकों में व्यक्ति को सांस लेने में सहायता मिल जाती है। अगर उसकी सांसें नहीं चल रही है तो ऐसा करने से उसकी सांसें चलने लगती हैं और व्यक्ति को फर्स्ट एड के रूप में हम सांस देते हैं या उसको सांस देने की व्यवस्था करते हैं। तो इन्होंने, सिल्वेस्टर साहब ने बताया था कि जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों तो उसके साथ हमें ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके साथ साथ अगले नेक्स्ट आए सैफर। इन्होंने भी अपना तरीका बताया और इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के पीठ की ओर छाले पड़े हों, सिल्वेस्टर साहब ने बताया था कि जब सीने पर छाले पड़े हो, सीने पर छाले हो, और सैफर ने बताया कि जब व्यक्ति के पीठ की तरफ पीछे बैक साइड में क्या हो, छाले पड़े हों, तो इन्होंने बताया कि इसे पेट की बगल लिटा दीजिए। क्या करिए, जब पीठ की ओर छाले पड़े हों तो उसके पेट के बगल ऐसे उल्टा, आप जैसे पीठ के बगल सीधे सोते हैं तो पेट के बगल जैसे आप सोते हैं वैसे आपको लिटाने के लिए कह रहे हैं। इसमें भी 2 विधियां हैं। यानी सैफर साहब ने भी ट्रीटमेंट करने का या इलाज करने का 2 विधि बताया। पहली विधि में उसने बताया कि पीड़ित के घुटने के पास सिर की ओर अपना मुंह करके बैठ जाइए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए बेड है या ज़मीन है, इस पर हमने व्यक्ति को ऐसे लिटा दिया पेट की बगल। अब इन्होंने बताया था पेट की बगल लिटाने के बाद पीड़ित के घुटने के पास, यानी घुटना कहाँ है आपका, नीचे, आपने ऐसे सोया हुआ और घुटना आपका नीचे है, यानी घुटने के पास सिर की ओर, जो पीड़ित का सिर है उसी की ओर आप जो है मुंह करके बैठ जाइए। यानी व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है, उसके पैरों पर आप जो है घुटनों के बगल जिधर उधर जिसका व्यक्ति का या पीड़ित व्यक्ति का सिर है उस तरफ सिर करके आप जो है बैठ जाइए। सिर को एक ओर घुमा दें ताकि मुंह और नाक धरती से अलग हो जाए। यानी इसका क्या मतलब, जैसे व्यक्ति ऐसे ज़मीन की तरफ लेटा हुआ है तो एक तरफ उसके सिर को इधर घुमा देना है या इधर घुमा देना है कि उसका जो मुंह है और जो उसकी नाक है वह ज़मीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में न आए। अगर उसका मुंह और नाक ज़मीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो उसकी सांसें नहीं चलेगी, तो उसके मुंह को एक तरफ किसी एक दिशा में घुमा दें। आगे उन्होंने क्या बताया, द्वितीय विधि में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर दबाव डालें। यानी आपने उसके घुटनों की तरफ बैठा हुआ था और फिर थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए उसके पीठ पर ये बैक साइड में अपने हाथों से क्या करें, दबाव डालें, अपने हाथों से दबाव डालें। और यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट दोहराएं। तो ऐसा करने से भी उसके लंग्स यानी फेफड़ों पर दबाव जाएगा और
वो जो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो उसका श्वसन तंत्र है, वह काम करने लगेगा। यह श्वसन तंत्र में जो भी अंग सहायता करते हैं वो काम करने लगेंगे और व्यक्ति की सांसें चलने लगेगी। तो ऐसा आप सैफर विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि सैफर विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब करते हैं। तो ध्यान देना है कि जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करना है, और जब व्यक्ति के पीठ की ओर छाले पड़े हों तब सैफर विधि का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है कि ये दोनों विधि कैसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं यह आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट लोबार्ट साहब ने क्या बताया था इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के मुंह में सीधे हवा भरा जाए, इसमें भी दो विधियां हैं। लोबार्ट साहब ने यह बताया था कि जो भी व्यक्ति मूर्छित अवस्था में है, जिसकी सांसें नहीं चल रही हैं, उसके मुंह में हम डायरेक्ट माउथ टू माउथ क्या करें, सांस भरें। जैसा कि आप फिल्मों में भी कभी ऐसा देखा होगा कि कोई हीरोइन है, वह किसी पूल से नदी में जंप कर गई और हीरो उसको निकाल कर अब क्या कर रहा है, उसके मुंह से पानी खींचा रहा है। तो यहाँ पर पानी खींचना नहीं है, हवा उसके मुंह में भरना है। ये लोबार्ट साहब ने बताया था। अब इन्होंने भी दो तरीका बताया था मुंह में हवा देने के लिए। सबसे प्रथम विधि उन्होंने ये बताया था कि पीड़ित को पीठ के बगल लिटा लें। मैंने पीड़ित को पीठ के बगल, जैसे आप बेड पर सोते हैं वैसे पीठ के बगल लिटा लें तथा पीठ के नीचे तकिया लगा दें। पीठ के नीचे क्या करें, तकिया लगा दें, ताकि उसका सिर क्या हो जाए, थोड़ा पीछे की ओर झुक जाए, जिससे उसका मुंह पीछे की ओर थोड़ा लटक जाए। और ऐसा लटकने से उसके मुंह भी थोड़ा क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं, और खुलने से उसकी सांसें जो है थोड़ा ऑटोमेटिक ही क्या कर सकती है, चल सकती है, यानी हवा उसके मुंह में थोड़ा जा सकता है। पहला तरीका इन्होंने लोबार्ट साहब ने बताया था कि व्यक्ति को उसके पीठ के बगल लिटा दीजिए और उसके पीठ के साइड में तकिया लगा दीजिए, जिससे कि थोड़ा उसके क्या हो, जो उसका सर है, उसका जो चेहरा वो पीछे की ओर लटक जाए और उसका मुंह खुल जाए, जिससे उसके मुंह में क्या करें, सांसें जा सके। यह तरीका इन्होंने बताया था। दूसरा तरीका इन्होंने ये बताया था कि पीड़ित के मुंह पर साफ कपड़ा रख हाथों से उसकी नाक बंद करें, या साफ कपड़ा रखकर हाथों से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरें, बलपूर्वक हवा भरें। तो ऐसा भी करने से व्यक्ति की सांसें चलने लगती हैं, और यह जो उपरोक्त क्रिया है वह 10 से 12 बार प्रति मिनट आपको करना है। ये बात आपको लोबार्ट साहब ने बताए थे, यानी इन्होंने डायरेक्ट माउथ से माउथ, मुंह से मुंह कैसे हवा भरा जाता है ये बताया था। तो उम्मीद है कि लोबार्ट साहब की जो विधि है यह आपको समझ में आई होगी। एग्ज़ाम में पूछता है कि वह कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू हम डायरेक्ट मुंह से मुंह पीड़ित व्यक्ति के शरीर में हवा भर सकते हैं, तो लोबार्ट साहब ने बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका कृत्रिम श्वास यंत्र। यह बहुत ही एक सरल तरीका होता है। जैसे आप जो है देखे होंगे किसी ऐसे मरीज को जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ है और सिलेंडर से उसको क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सेम कुछ इसी तरह का प्रोसेस कृत्रिम श्वास विधि में होता है कि एक मास्क होता है जो उसके नाक और मुंह पर लगा दिया जाता है, और इसमें कृत्रिम श्वास यंत्र के द्वारा व्यक्ति के मुंह में हवा भरी जाती है। अब यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें वाल्व की सहायता से पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से हवा पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। यानी एक वाल्व होता है, इस वाल्व को पंप करने से हवा निकलती है जिस मास्क की तरफ। इसको आप पंप करेंगे, आप पुश करेंगे तो हवा निकलती है। आपका जिधर व्यक्ति के मास्क लगाया होता है अपने चेहरे पर, अपने या नाक पर या मुंह पर, उधर हवा फेंकता है, और वो हवा व्यक्ति के जब शरीर के अंदर जाता है तो उसकी जो श्वसन क्रिया है जो रुक गई थी वह फिर से स्टार्ट हो सकती है। यह बड़ी आसान तरीका है, इसको आप भी या कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये 4 तरीक़ों से आप किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, लोबार्ट विधि और आपका कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम लोग व्यक्ति को सांस दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों
कि यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वेस्टर साहब या सिल्वेस्टर विधि का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों। दूसरा सैफर विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब व्यक्ति के पीठ की ओर छाले पड़े हों। लेवार्ड विधि में हम लोग डायरेक्ट माउथ टू माउथ या मुंह से मुंह सांस देने की व्यवस्था प्रक्रिया अपनाते हैं। अगला कृत्रिम सांस यंत्र द्वारा हम लोग एक पंप के द्वारा जो है व्यक्ति के मुंह पर या चेहरे पर मास्क लगाकर उसको कृत्रिम सांस देते हैं। तो ये 4 प्रक्रिया होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।